हिंद बच्चों, मैं आदित्य कुमार पुनः स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में। क्या होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया, तो आइए इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो देखा जाए ऊष्माशोषी जो अपक्रिया होती है, मतलब जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा के साथ क्या होता है, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को ही आप क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी है कि जिस अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है, वही क्या होता है, ऊष्माशोषी। ठीक है, एक में आप लोग देखा कि ऊष्माक्षेपी से पहले मैं बताया था, ऊष्माक्षेपी जो अपक्रिया थी जिसमें ऊष्मा का क्या हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, और इसमें क्या होगा, ऊष्मा जो होगा ग्रहण किया जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया होता है बच्चा लोग। ठीक है, आगे देखो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। एक कम क्रियाशील तत्वों को, यौगिकों को, एक अधिक क्रियाशील जो तत्व या यौगिक होते हैं उनके बारे में। तो दो चीज़ आप लोगों को मैं बताऊं। जैसे आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी का नाम सुना होगा। सक्रियता श्रेणी में ऑलमोस्ट जो तत्व आते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि जो ऊपर जो सबसे अभिक्रियाशील तत्व है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे नीचे रखने वाले जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, क्या नाम है, सबसे कम क्रियाशील होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात करी जाए, मैं बात करूं सबसे अधिक क्रियाशील, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, क्या नाम है, एल्युमिनियम होता है। आज सबसे नीचे अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा, सबसे नीचे अगर देखा जाए तो Ag होता है, उसके बाद Au होता है। ये सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि विस्थापन अपक्रिया, कह रहा है कि इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील, ठीक है, क्या, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप देख रहे हो Fe है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया मतलब एक दूसरे से करी गई, तो इसमें अधिक अभिक्रियाशील है और कम क्रियाशील है। देखिए लिखा है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कम क्रियाशील आपका कॉपर है ना, कॉपर है, तो यहाँ से यह कम क्रियाशील है, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा जो अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए Fe है, Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है और जली विलियम कॉपर सल्फेट के रूप में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो कॉपर का जगह जो ले लेगा Fe, क्योंकि Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पे कॉपर के जगह पे Fe आ गया है और सल्फेट इसके साथ जुड़ गया है ना, और यहाँ पे क्या नाम है, कॉपर यहाँ रिमूव हो गया। ठीक है ना, आगे इसको हम समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए, है ना, आगे देखिए अब हम समझते हैं, एक और उदाहरण समझ लेते हैं, चाहे रहने दीजिए। अब द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में समझते हैं ना, कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में। तो द्विविस्थापन में आयनों में आदान प्रदान होता है। आयनों में आदान प्रदान होने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। सबसे पहले आयन क्या होते हैं इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, है ना। तो आयन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बच्चा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश, ठीक है, आवेश क्या होता है इसके बारे में। तो आइए जरा मैं चार्ज के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि आयन क्या होते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए चार्ज के बारे में, चार्ज मतलब होता है आवेश, आवेश, ठीक है बच्चा लोग। अगर मैं बात करूं आवेश के बारे में, तो इसको थोड़ा परिभाषा बताने से पहले मैं सामाजिक ज्ञान आपको देता हूं आवेश के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं एक टीचर हूं, तो मेरा गुण क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर आपका गुण होना चाहिए पढ़ाना, है ना। आप स्टूडेंट है बच्चा लोग, है ना, तो आपका गुण क्या होना चाहिए, पढ़ना है, मनोरंजन करना है, खेल कूदना, तमाम आप लोगों का
कार्यशैली है। अब एक चीज़ बताइए, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर है तो उसका कार्यशैली मतलब उसका गुण क्या होना चाहिए भाई? मरीजों को अच्छी तरीके से दवाएं देना, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आवेश भी जो होता है ना बच्चा लोग, किसी वस्तु का गुण होता है, ठीक है, जिससे उसमें निहित विद्युत और चुंबकीय शक्तियाँ क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। मतलब आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उसमें चुंबकीय और वैद्युत शक्तियाँ क्या होती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं, निहित हो जाती हैं। अब जरा समझिए आयन क्या होते हैं। तो इसका जो संग्रह होता है ना बच्चा लोग, संग्रह का मतलब इसका जो कलेक्शन होता है वही आयन को प्रदर्शित करता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। धन आयन का मतलब जहाँ से पॉजिटिव जो चार्ज है अधिक मात्रा में रिमूव होते हैं, और ऋण आयन का मतलब जहाँ नेगेटिव चार्ज जो है ग्रहण के रूप में किया जाता है, वही आपका क्या होता है? आयन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को जरा एक बार समझते हैं कि क्या होता है। कह रहा है इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में उत्पादकों का जो निर्माण होता है ना, मतलब जो उत्पाद बनते हैं ना दो यौगिकों, मतलब इनके बीच में अगर यहाँ देखिए ये यौगिक है कि ये यौगिक है, ठीक है, इनके आयनों के आदान प्रदान होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे दो तत्व अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए सोडियम है और सल्फेट पूरा अलग अलग दिखाई दे रहा है, बेरियम दिखाई दे रहा है तो क्लोरीन दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसकी अब क्रिया करी जा रही है, और यह क्लोरीन जो है NaCl के साथ मतलब Na के साथ अपक्रिया कर लेगा और बाहर निकल जाएगा, और आपका बचा यहाँ पे Ba बचा जिसको बेरियम कहा जाता है, और सल्फेट यहाँ पे SO4 होना चाहिए, और सल्फेट यहाँ पे आ गया। तो इसलिए अब देखिए इनमें क्या हुआ, आयन ही तो आदान प्रदान हुए। जैसे यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया, और क्या है यहाँ पे Ba बचा है, मतलब बेरियम जो बचा है, बेरियम जो है वह सल्फेट के साथ अपक्रिया कर लेगा। मतलब इनके बीचों बीच में क्या हुआ है, आयन ही आदान प्रदान हुए हैं, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अब समझते हैं कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इस अभिक्रिया का नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी होता है। क्यों होता है भैया? तो क्योंकि इसमें जो बेरियम सल्फेट होते हैं अविलेय अवक्षेपण का निर्माण करते हैं, मतलब एक तरीके से ये अविलेय पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए क्या इसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इसको समझने के लिए दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है, मतलब एक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, एक में हाइड्रोजन का ह्रास होगा। जरा समझिए, तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले उपचयन को ही समझ लेते हैं, उपचयन क्या होता है, ठीक है। उपचयन को समझने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले मैं क्या कहा हूँ, ऑक्सीजन की वृद्धि होना है ना, ऑक्सीजन लिखा भी है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरे केस में देखा जाए जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब होता है यहाँ से निकलना, ठीक है ना, यहाँ से ह्रास का मतलब क्या है, निकलना है, ठीक है, निकलता है ना। तो देखें अगर आप, तो मैं कहा हूँ ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है ना। अब देखें अगर आप, तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करी गई है ना, तो निर्माण हुआ CO2 का, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर देखें आप, तो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करी गई तो निर्माण हुआ कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन का इसमें योग हुआ, ठीक है। दोनों अभिक्रिया में आप देखें अगर, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग ही हो रहा है, मतलब इसकी वृद्धि ही हो रही है। तीसरे केस में अगर आप देखें तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करी गई H2 से, मतलब हाइड्रोजन से। अब मतलब
इसको हीट जब किया जा रहा है, मतलब ऊष्मा की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन की अपक्रिया कॉपर ऑक्साइड से करा रहे हैं तो निर्माण किसका हो रहा है, कॉपर और H2O का। यहाँ पे देखें अगर H2O की भी यहाँ पे वृद्धि हुई है, इसलिए यह दिया गया जो समीकरण है वह क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, आगे आप समझते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में, है ना। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, सेम उसका अपोजिट अगर आप देखें तो अपचयन अभिक्रिया हो गया। उपचयन का जो अपोजिट सेंस होता है अपचयन होता है। इसमें जो होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ से रिमूव होती है, निकलती है, और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, देखिए अगर समीकरण के द्वारा तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया करी जा रही है किससे, H2 से करी जा रही है, हाइड्रोजन से करी जा रही है ऊष्मा की उपस्थिति में। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो कॉपर है एक जैसा दिखाई दे रहा है और इसके साथ H2 और ऑक्सीजन की अभिक्रिया एक साथ हो जा रही है। तो अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हुई, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ था, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से आप देख रहे हैं अगर तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी अब क्रिया कर रहा है तो जल का निर्माण कर ले रहा है। ठीक है, तो अगर देखें ऑक्सीजन की वृद्धि अगर किसी भी समीकरण में हो रही है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ह्रास अगर हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो इन दैट कंडीशन की वह अपक्रिया जो कहलाएगी अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, कह रहा है कि इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। इस अपक्रिया में उपापचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन एक होता है, इसको उपापचयन अपक्रिया कहते हैं। इस कंडीशन में मतलब जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया होती है उसे ही हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन की दोनों की क्रियाएं होती हैं, वह क्या होता है आपका, वही होता है रेडॉक्स रिएक्शन। बोर्ड के एग्जाम में यह पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। अब देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या है। ठीक है, इसको भी समझ सकते हैं आप कि मतलब 2 नंबर में 3 नंबर में बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न ये होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले संचारण के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चा लोग, धातु जो जब कह रहा है, जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु आर्द्रता, अभी मैं बताता, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही अब संक्षारण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु की छड़ है, ठीक है ना, वायु की उपस्थिति में आर्द्रता का मतलब सबसे पहले बता दूं, आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है। क्या बोलोगे आप, वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है वही होती है आपकी आर्द्रता। इंग्लिश में आप बोलते हो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हो, है ना। तो मतलब किसी धातुओं पर आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आने से क्या होते हैं, उस धातुओं की ऊपरी परत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, संक्षारण की अवस्था में उसे बोलते हैं। अब देखिए लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, ठीक है, संक्षारण का उदाहरण है। यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण धातुओं को बचाया जा सकता है। और विकृत गंधिता जो कि लास्ट एकदम पॉइंट है इसका, विकृत गंधिका मतलब हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो विकृत गंधिका को समझने के लिए बच्चा लोग यहाँ पे देखिए आप, विकृत गंधिका का मतलब क्या है, कह रहा वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, क्या मैं लिखा हूँ, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क आने पर अपचयित हो जाती हैं जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही क्या किया जाता है, कहा जाता है विकृत गंधिता कहा जाता है। मतलब क्या है, जो वसा युक्त मतलब जो तैलीय पदार्थ है, ठीक है, वायु के संपर्क में
आके अपने सुगंध को खो देते हैं, एक तरीके से अपने स्वाद को खो देते हैं। वही प्रक्रिया जो कहलाता है, क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या हैं? कह रहा प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करके, पहला वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, और तीसरा जो है, जो आखिरी है जो आपको बता रहा हूँ, शीतलन द्वारा। मतलब इसको आप फ्रीजिंग करके मतलब वस्तुओं को रखें। इसीलिए हम खाने की वस्तुओं को फ्रीज में रखते हैं, जिससे वो उसके उसके क्या नाम है, गंध में, स्वाद में कुछ कमी न आए। मतलब तैलीय सामग्री है तो मतलब किसी भी रिएक्टेंटों के द्वारा वो क्या क्रिया न करे, इसलिए क्या किया जाता है, शीतलन के द्वारा उसको प्रभाव करके रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलते हैं फिर कल। ठीक है, बाय।